सलाम और आदाब साथियों, उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज जो मुझे जिस मौजू पर बात करनी है वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर मुझे बात करनी है कि जो लोकसभा से भी पास हुआ है, लोकसभा में 288 वोट मिले, वो राज्यसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा में 128 वोट मिले, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी उस पर साइन हो गया। फाइनली जो बिल था वो एक्ट की फॉर्म में आ चुका है, अब वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो मुझे इस पर बात करनी है कि इसमें जो स्टेट असेंबलीज का क्या रोल था, स्टेट असेंबलीज में स्पेशली जम्मू कश्मीर असेंबली का क्या रोल था। इसमें सब लोगों की उम्मीदें थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें थी कि जिस असेंबली में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स 50 के आसपास था, तो हम सब की ये उम्मीदें थी कि जिस तरह से केरला की स्टेट से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें सिर्फ 5 मुस्लिम MLAs हैं, वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये जो एक्ट है ये अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है। चाहे वो फिर आप बंगाल की स्टेट से देखें तो जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी वहाँ के एक स्टेटमेंट आई कि हम इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर लागू नहीं करने देंगे। बट अब जो बारी थी वो जम्मू कश्मीर असेंबली की बारी थी। अब दो दिन के लिए असेंबली की रिज्यूम हुआ था वर्किंग, जो ईद की हॉलीडेज थी उसके बाद 2 दिन के लिए टाइम एक्सटेंड किया था। तो अब लोगों की उम्मीदें ये थी कि यहाँ से भी जम्मू कश्मीर असेंबली से भी एक रेजोल्यूशन पास होगा अगेंस्ट वो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था। बट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ये कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, हम एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास करना चाहते हैं अगेंस्ट द जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही स्पीकर उनको अलो नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सी राजनीति है कि स्पीकर आप कहे हैं, स्पीकर आपकी पार्टी से है, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर स्पीकर बने हुए हैं और वही आपको अलो नहीं कर रहे हैं कि आप वक्फ पर कोई रेजोल्यूशन लेकर आओ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पूरे असेंबली में उन्होंने धरनेबाजी की, पूरे असेंबली में उन्होंने नारेबाजी की। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होना चाहिए, जैसे केरला का चीफ मिनिस्टर का रोल था, जैसे बंगाल के चीफ मिनिस्टर का रोल था, दोनों तो नॉन मुस्लिम थे, उनको तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। अब जो चीफ मिनिस्टर एक अकेले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में थे, तो अब उस चीफ मिनिस्टर का क्या रोल था, वो भी अपनी रेजेंटमेंट शो कर सकते थे इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब टूलिप गार्डन घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर वेलकम कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, जिन्होंने ये बिल पेश किया था लोकसभा में, जिन्होंने ये बिल पेश किया था राज्यसभा में, तो उनका एक वेलकम किया जाता है। रेड कारपेट से मैं कहूँगा वेलकम किया जा रहा है। फिर उमर अब्दुल्ला पर जब क्रिटिक होता है तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब तब कहते हैं कि ये कोइंसिडेंटली मुलाकात हुई, में हमारी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी, अचानक ही हम भी गए, मैं भी वालिद साहब के साथ घूमने जा रहा था, वहीं पर किरण रिजिजू जी भी घूम रहे थे। और ये कैसे पॉसिबल है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पता नहीं है कि इस वक्त टूलिप गार्डन में कौन घूम रहा है। इस वक्त टूलिप गार्डन में माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो किरदार रहा है वो हमेशा हिपोक्रेटिक रहा है, क्योंकि उनका जम्मू कश्मीर में कुछ और बयान होता है, जम्मू में कुछ और कहते हैं, कश्मीर में कुछ और कहते हैं और दिल्ली में कुछ और कहते हैं। ये तो उनका आप 80s के देखो, 90s का देखो, 2000 में देखो, जब 2008 से लेकर 2014 तक यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, अभी भी वही कैरेक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर शो किया कि उन्हीं के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं का स्पीकर है वो अलो नहीं कर रहा है और उन्हीं का चीफ मिनिस्टर और पार्टी के प्रेसिडेंट साहब जो किरण रिजिजू जी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनका वेलकम कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने कितना बेवकूफ़ बनाओगे। उमर साहब, आपको क्लियर स्टैंड करना है कि आर यू विद द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट। आपको ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। क्या आप जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो या नहीं हो। जो मुसलमानों का सेंटीमेंट है, जो मुसलमानों का एक खदशा पैदा हो रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारे फोर फादर्स ने जो प्रॉपर्टीज़ वक़फ़ की गई थी, जो मुसलमानों के लिए फलाह बहबूदी के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक़फ़ किया गया था, तो क्या उन प्रॉपर्टीज़ को मे बी स्नैच किया जा रहा है, उन प्रॉपर्टीज़ को लिया जाएगा, तो मुसलमानों को ये डर है। तो क्या उमर साहब अपनी रेजेंटमेंट इतनी शो नहीं कर सकते थे कि वो होम मिनिस्टर का जो दौरा था उसमें होम मिनिस्टर साहब से नहीं मिलते, किरण रिजिजू जी का जो दौरा था उसमें किरण रिजिजू जी से नहीं मिलते, तो अपनी रेजमेंट तो शो करते कि हम इस बिल के साथ नहीं है, इसलिए हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। बाइकआउट तो कर सकते थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही उमर अब्दुल्ला साहब की कि वो एक बाइकआउट कर सके, बाइकआउट तो कर सकते थे।
पहले तो इन्होंने बहुत बहुत चीज़ें की थी जब इलेक्शन में थे, तो हम बीजेपी को ये करेंगे, हम अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही लाना पड़ेगा, अगर मुसलमानों के इंटरेस्ट बचाने हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही लाना है। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रचंड बहुमत के साथ पावर में है, तो तब ये दोहरा चेहरा क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस का सामने आया हमारे सामने? तो आप इन लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को कब तक बेवकूफ़ बनाते चलोगे? आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा उमर साहब। और आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आपका जो किरण रिजिजू के साथ मिलना उमर अब्दुल्ला का, क्या वो कोइंसिडेंट था या वो एक फिक्स मीटिंग थी? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।